आदाब। मैं सूर्यकांत शर्मा हाजिर हूं इनकम सेविंग्स इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर पैसा बोलता है। जी हां, अपनी तरह का ये खास प्रोग्राम आपकी आमदनी, रोजमर्रा के खर्च, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों की पूरी जानकारी जाने माने एक्सपर्ट्स की जुबानी मुहैया कराता है। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात यूनियन बजट 2020 की। जी हां, इस साल यूनियन बजट पेश हो चुका है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये बजट इस दहाई का पहला बजट है जिसे हम अपनी नई नस्ल के मुस्तकबिल यानी फ्यूचर का बजट है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। इकोनॉमिक मामलों के जानकार सीनियर जर्नलिस्ट मयंक मिश्रा जी और जाने माने टैक्स एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के मेंबर श्री विमल जैन और श्री वीरेंद्र सिंह जी माननीय सांसद। आप तीनों मेहमानों का हम अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। मिश्रा साहब, चूंकि बजट का मामला है और शुरुआत स्पेशलिस्ट से की जाए तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मध्य वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव आया है, एक बहुत बड़ा फ़ायदा आया है पर्सनल इनकम टैक्स में छूट दे करके। माननीय मंत्री महोदया ने छूट दी है और दो तरह के ऑप्शन भी दे दिए कि भाई कैसे होगा, तो आप बताइए इस पर आपका क्या रिएक्शन? हाँ, इसमें सबसे ज़रूरी जो अभी सब जो देख रहे थे कि कंजम्पशन बूस्ट के लिए इस बजट में कुछ होगा, तो उस हिसाब से ये सच में कंजम्पशन बूस्ट को मिलेगा इससे, इन द सेंस कि आपको एग्जेम्पशंस जो मिलता था उसके चलते आपको फोर्स सेविंग करना होता था। तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम जो आपके हाथ में जो आमदनी है वो बढ़ेगी, इससे खर्च बढ़ेगा और जिस कंजम्पशन बूस्ट की बात कर रहे थे शायद उसको फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर एग्जाम्पशन भी कंटिन्यू होता तो और बेहतर होता, लेकिन वो डिमांड का तो अनलिमिटेड है ना, हमेशा आप डिमांड करते ही रहेंगे। इसी नए चेंजेस से 40,000 करोड़ का नुकसान होगा रेवेन्यू में। तो उस हिसाब से ये बूस्ट के लिए सिग्नलिंग के हिसाब से बड़ा अच्छा कदम है ये मेरे हिसाब से। लेकिन हम सब के मन में है, जैसे जिस किसी की भी आमदनी 15 लाख से ज़्यादा है उनके लिए, उनके मन में है कि पुराने सिस्टम में रहें या नए सिस्टम को ऑप्ट करें। मैं आपको यहीं रोकता हूं और चूंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपसे पैसा गलबहियां करता है अकाउंट से लेकर के और पेन तक, और पेन से लेकर बैंक तक और जेब तक, आपके हिसाब से इन दोनों सिस्टम में किसके लिए क्या बेहतर होगा? देखिए, दर्शकों को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पर्सनल इनकम टैक्स जो रैशनलाइजेशन हुआ है ये है क्या। देखिए, 5 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगता था। 5 लाख तक जो नहीं लगता था वो आगे भी नहीं लगेगा। 5 लाख से 10 लाख पे आपका 20% का इनकम टैक्स के रेट थे और 10 लाख के ऊपर 30% के इनकम टैक्स के रेट थे। अब क्या अनाउंस किया है हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने? उन्हें कहा 5 लाख तक एग्जेम्पशन जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% लगेगा जो पहले 20% लगता था। 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% लगेगा जो पहले 20% लगता था। 10 लाख से 12.5 लाख पे आपका 20% आ गया, पहले 30% लगता था। और 12.5 से 15 के बीच आपका आ गया 20 के बाद 25% का रेट आ गया जो पहले 30% लगता था। 15 लाख के ऊपर 30% का रेट लगेगा। अब हम समझने की कोशिश करें इससे हमें फायदा या नुकसान। इनने का अगर आप ये नए रेट अगर आप पिक करेंगे तो आपको कोई डिडक्शन या एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी जो पहले मिला करती थी। यानी आपके पास अब ऑप्शन दे दिया गया, या आप कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन अवेल मत कीजिए और नए रेट जो डिडक्शन 10%, 15%, 20%, 25% है उसको अवेल कर लीजिए, या आप पुराने जो रेट है जिसमें डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम करते रहिए और पुराने रेट पे इनकम टैक्स दीजिए। अगर मैं देखूं तो जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कोशिश की है वो कोशिश ये की है कि उनने लोअर इनकम वाले जो है, मिडिल इनकम क्लास वाले हैं, उनको बेनिफिट देने की कोशिश की है। जो 15 लाख से ऊपर है वो सक्षम है, वो इनकम टैक्स दे सकते हैं। तो 15 लाख के जो नीचे हैं उसको मिडिल क्लास मानते हुए उनने इनकम टैक्स के रेट कम किए। अब इससे होगा क्या कि जब इनकम टैक्स कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। और ये कहा गया है कि इस बार ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा चाहती थी कि इंडिविजुअल के हाथ में इनकम बढ़े। इनकम बढ़ेगी तो आपकी
डिमांड बढ़ती है, आप फिर से खर्च कर पाएंगे। जब खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, जो ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करती है, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करती है, जीडीपी को ग्रो करती है। तो जो पर्सनल इनकम टैक्स पे आपने कहा, ये ऑप्शन अब हमारे पास है। ये जो ऑप्शन है दोनों, ये दोनों मैं समझता हूँ एक तरह से टैक्स पेयर के हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू दे दिए हैं माननीय मंत्री महोदया ने। एक इसको कहते हैं एक फिस्कल प्रूडेंस, फाइनेंशियल प्रूडेंस, कि आपको जो अच्छा लगे दीजिए, लेकिन टैक्स कंप्लायंस जरूर कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव रहा है और मैं आपकी बात से सहमत हूं शर्मा जी, जो आपने कहा जी। कि दोनों ऑप्शन देने का पर्पज ये था कि भाई अगर आप नए रेट जो रिड्यूस रेट है उसमें मैं डिडक्शन एग्जिम्पशन नहीं देना चाहते, और जो पुराने रेट है उसमें आप डिडक्शन एग्जिम्पशन लीजिए, तो आप वर्कआउट कर लीजिए आपको फायदा कहां हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाएगा, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कोशिश की है कि आप पुराने रेट या नए रेट आप वर्कआउट कर लीजिए, जहां आपको फायदा होता है वो फॉलो कीजिए। जी, मैं माननीय सांसद से पूछना चाहूंगा कि ये बजट लोगों के विश्वास का बजट है, सबका साथ सबका विश्वास, और विवाद से विश्वास तक भी उसमें एक कोशिश की गई है। इस पूरे बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली बार भारत के मूल विकास के लिए बजट पिछले कार्यकाल से लेकर अब की कार्यकाल जो की शुरुआत है उस बजट को आगे बढ़ाया। जी, प्राथमिकता इस बजट की और पहले की कार्यकाल की प्राथमिकता ये रही है कि ये सरकार पहली बार ये समझी है कि हिंदुस्तान 6.5 लाख गाँव में बसता है, वहाँ किसान रहते हैं, परिश्रम के पसीने वाले लोग रहते हैं। उनकी आमदनी बढ़ाने का 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाने का जो सीमा तय किया है प्रधानमंत्री ने, चुनौती के तौर पर उसको स्वीकार किया है, उस तरह के कार्यक्रम भी बनाया है। शासन के तरफ से किस तरह की सुविधा देकर हम किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना कर देंगे, उसका एक जीता जागता दस्तावेज है बजट। हाँ, 16 उपाय उन्होंने किए हैं, 16 मेजर्स लिए हैं। उसमें मैं कह सकता हूं कि पहली बार किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत देना। जी हाँ, कृषि केवल अनाज उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, दूध उत्पादन वहीं तक सीमित नहीं होता है। देखिए, पशुपालन के लिए दूध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश अपना है, आगे भी बढ़ेगा। बहुत दुनिया के दूसरे देश हैं जहां दूध उत्पादन नहीं होते और मनुष्य की आवश्यकता, स्वास्थ्य के लिए दूध की आवश्यकता है, अपने देश से दूध वहां निर्यात होंगे। जी हाँ, अब हम निर्यात करने की स्थिति में आ गए। हाँ, निर्यात होंगे, उसकी व्यवस्था शासन ने की है। जी, दूसरी बात है कि किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए केवल उसके उत्पादन को लाभकारी कीमत देना ही बड़ा काम है, लेकिन उसके खेती के लागत को घटाने का भी एक बड़ा काम हुआ है। जी, जैसे सौर ऊर्जा से सिंचाई की व्यवस्था, मैं खुद किसान हूँ, इस बात को जानता हूँ जी, कि सौर ऊर्जा से सिंचाई से खेती की लागत 30 से 40% कम हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। और एक फसली अभी भी अपने देश में बहुत बड़े खेत का क्षेत्रफल एक फसली है, तो जब सिंचाई की व्यवस्था बिना डीजल के, बिना बिजली के हो जाएगी, तो किसान 2 फसल 3 फसल भी उगाने के लिए संभावनाओं की तलाश करेगा और तभी इनकम में इजाफा भी होगा। हाँ, तीसरी बात यह है कि गांव से खेत को जोड़ना। बहुत से देश के गांव हैं, ये कम से कम 8 से 10% किसान केवल जहां खेती करते हैं खेत में बसते हैं। 90% लोग गांव में बसते हैं, उनकी खेती दूसरे जगह। हम लोग गंगा के मैदान के इलाके के लोग हैं, हमारी खेती दूर है, हम गांव में दूसरे जगह बसते हैं। गांव से खेत को जोड़ने की जो योजना सरकार ने बनाई है, तो खेत तक सड़क बन जाएंगे, तो खेती के उत्पादन को ले आने में, परिवहन करने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में सुविधा बढ़ जाएगी और किसान की गांव से खेत तक आवाजाही बढ़ जाएगी। मैं किसान हूँ, खेत तक आवाजाही बढ़ती है तो खेती का उत्पादन आप नहीं समझ सकते हैं कैसे बढ़ जाती है। ये तो सब सारी खेती के उत्पादन से लाभ की बात है। उसके भंडारण की व्यवस्था सरकार ने बहुत व्यापक तौर पर किया। फिर किसान को अपने खेती के आमदनी से ही स्वास्थ्य की चिंता करनी होती थी। अगर कोई किसान बीमार हो जाता था तो उसी आमदनी से उसको, खेती के ही आमदनी से उसको चिकित्सा व्यवस्था करनी होती थी। पहली ये सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने इस तकलीफ को समझा, शिक्षा की, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कराई। इससे खेती के उत्पादन करने वाले किसानों के जो खर्चे थे वो कम हो जाएंगे, तो उनकी आमदनी इसी तरह बढ़ जाएगी।
और एक संचय करने की परंपरा जो हिंदुस्तान के लोगों में सामान्य तौर पर है, मैं आपसे उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किसान ने सरकार ने जो योजना बनाई है, उस संचय करने की परंपरा बढ़ेगी, किसानों की समृद्धि बढ़ेगी और देश तभी समृद्ध होगा। मैं इस पर लौट के आता हूं कि फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? इसमें काफ़ी कंट्रोल्ड दिखाया गया है 3.5। 3.5 नेक्स्ट ईयर, इस साल 3.8। जी हाँ। मार्केट को, मतलब पूरे बाजार को एक बात की चिंता थी, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था फिस्कल डेफिसिट में। हम लोग को जानने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सरकार जो है बाजार से कितना कर्ज लेगी। 8 लाख करोड़ तक अगर होता है इस साल, तो नेक्स्ट ईयर तो उसका इंटरेस्ट रेट पे बहुत दबाव नहीं पड़ेगा। मतलब अगर सिंपल सा देख लीजिए, 100 रुपया अगर बाजार में कर्ज के लिए अवेलेबल है, उसमें से सरकार अगर 70 रुपया ले लेती है, और सरकार का रेटिंग सबसे ज़्यादा, इसलिए सबसे आसानी से कर्ज सरकार को मिलता है। तो कर्ज का पुल दूसरे के लिए जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ही बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। इस बार नेक्स्ट ईयर का टारगेट है कि 7.8 लाख करोड़ ग्रॉस बोरोइंग होगी सरकार की। थ्रेशोल्ड जो बाजार को उम्मीद थी कि 8 लाख रखा जाएगा, तो उस हिसाब से ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ कुछ नंबर ऐसे आ रहे हैं, उससे लगता है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा बोरिंग करना पड़े। जैसे इस साल नेक्स्ट ईयर जो सबसे फ्लैगशिप चीज़ होने वाला है वो LIC का डिसइन्वेस्टमेंट है। जी। नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन इस बार का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था 1,05,000 करोड़। नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखा गया है 2,10,000 करोड़। जी हाँ। इस साल 1,05,000 करोड़ में अभी तक हम 18,000 करोड़ हासिल कर लिए हैं। जी। पिछले साल गवर्नमेंट को RBI से बहुत बड़ा डिविडेंड मिला था 1,75,000 करोड़ का। इस बार डिविडेंड 89,000 का दिया गया है। तो इस सब को देखते हुए डिसइन्वेस्टमेंट से हम 2 लाख करोड़ जुटा पाएंगे क्या? LIC का डिसइन्वेस्टमेंट कितना जल्दी होता है, बहुत बड़ा चीज़ है। LIC का डिसइन्वेस्टमेंट हो, उसमें सरकारी हिस्सा अगर बेचा जाए, तो पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ेगी। LIC इतनी बड़ी संस्था है कि उसका हेल्थ, उसमें पारदर्शिता बहुत जरूरी है, और उसकी लिस्टिंग उस हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। लेकिन जितना पॉसिबली गवर्नमेंट की ये भी इच्छा रही होगी कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कम से कम दामों पर ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ कराई जाए, हैसल फ्री कराई जाए, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया अब 53वें पायदान पर आ चुका है। मैं विमल जैन साहब से पूछता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने में क्या सरकार सफल रही? देखिए, अगर ओवरऑल आप देखें किसी भी देश में, जब बजट की हम बात करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। मेरी टोटल रिसीट कितनी होती है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। एज अगेंस्ट 3.3%, 3.8% टारगेट किया जा रहा है। जो डिफरेंस आता है वो लोन लेते हैं, और लोन पे हमारी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आती है। तो ओवरऑल हमें ये देखना पड़ता है मैं फिस्कल डेफिसिट को कंटेन कर पा रहा हूँ। तो कई बार मुझे लोन लेके करनी पड़ती है, और कई बार मुझे अपने रेवेन्यू, जो डायरेक्ट रेवेन्यू टारगेट है, डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्स से आते हैं, उनसे उन्हें कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। अगर ओवरऑल देखें, जो टारगेट था उसके हिसाब से फिस्कल डेफिसिट को कंटेन किया गया है। लेकिन जैसा कि एक बात रखी गई, डिसइन्वेस्टमेंट 1,05,000 करोड़ रुपए का था, जहां 18,000 करोड़ रुपीज हुआ है, और आगे टारगेट हमने लिया है 2,10,000 करोड़ रुपए का। तो हमें ये देखना पड़ेगा जिन एस्टीमेट को हमने बजट में डाला है, उस एस्टीमेट पे हम वर्क करें। अगर हम उस पे वर्क करेंगे तो मुझे लगता है कि हम फिस्कल डेफिसिट को कंटेन कर पाएंगे। अल्टीमेटली लोन लेके लोन को रिपे करना, इंटरेस्ट देना, वो हमारे लिए सीएल लॉस है। हमें ये देखना पड़ेगा हम उस तरह की चीजों में ना जाएं, और रेवेन्यू को ज्यादा फोकस करें, रेवेन्यू को मोर जनरेट करने की कोशिश करें। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा फ्रंट है। अभी डायरेक्ट टैक्स में, जैसे अभी कुछ देर पहले आप ही ने मुझसे पूछा कि पर्सनल इनकम टैक्स के रेट कम हुए, आपको फायदा होगा। 40,000 करोड़ रुपए का लॉस है। सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। का लॉस है गवर्नमेंट को उसके अंदर, पर उन्हें इंडिविजुअल को फायदा दिया।
तो गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्यों लिया? गवर्नमेंट ने स्टेप्स इसलिए लिया कि ये पैसे जब आप रिड्यूस इनकम टैक्स लगाएंगे तो डिस्पोजेबल इनकम इंडिविजुअल के हाथ में बढ़ती है, जब वो बढ़ती है तो उसकी डिमांड कंजम्पशन की बढ़ती है, जो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाती है, जो जीडीपी को आगे बढ़ाती है। तो कोई भी चीज अब जब आप प्लान करते हैं और जो जीडीपी में ऐड करती है, अल्टीमेटली क्या होगा, वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा और वो आपके फिजिकल डेफिसिट को कंटेन करेगा। तो हमें ओवरऑल होलिस्टिक व्यू देना चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट को कंटेन करने में कामयाब रहेगी। बहुत 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 बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। मेरे नाजरीन के लिए ज़रूरी भी था कि वो जाने कि छूट मिलना और उसको उसकी भरपाई करना दो अलग अलग मयार हैं जिस पर हमारी मौजूदा सरकार ने पूरी कोशिश की है। मैं सांसद साहब से पूछता हूं कि हमारे इस बजट में ये भी प्रोविज़न है कि अगर किसी ने टैक्स का कोई डिस्प्यूट है, नहीं दिया है, तो भी उन्होंने एक नए कहते हैं पॉजिटिव शुरुआत की है कि विवाद से विश्वास तक। तो आपको लगता है कि इसमें हमें टैक्स का जो ज़्यादा पैसा मिलेगा वापस गवर्नमेंट को? संवाद से विवाद का समाधान करेंगे, उससे देश आगे बढ़ेगा जी, वो हमारे उस बजट का एक बहुत बड़ा आधार है। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। जी 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 देखिए, जो आपने एमनेस्टी स्कीम के बारे में कहा है, जी पिछली साल जब बजट पेश हुआ था, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया था, तो इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसी एक एमनेस्टी स्कीम आई थी जिसका नाम था सबका विश्वास लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम। इनडायरेक्ट टैक्स में आई थी जिसमें 3.8 लाख करोड़ रुपीज हेल्ड अप थे, यानी आपकी अपील, अपीलेट फोरम, ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट ने 38,000 करोड़ रुपीज इस स्कीम से जुटाए हैं। अब इन्हें डायरेक्ट टैक्स में भी ये स्कीम अनाउंस की है और कहा है कि डायरेक्ट टैक्स में 4.8 लाख करोड़ रुपीज हेल्ड अप है। तो आप एस्टिमेटेड बेसिस पे मान लीजिए अगर 10% का भी अचीवमेंट होता है तो 50,000 करोड़ रुपीज आप स्कीम से लेके आएंगे। अब फायदा किसको है? फायदा दोनों को है, टैक्स पेयर को भी है और टैक्स डिपार्टमेंट को भी है। हम लिटिगेशन में पड़े रहे, लिटिगेशन में मेरा टाइम एंड एफर्ट्स खत्म होता है। एक एमनेस्टी स्कीम मैंने दे दी जिसमें 50,000 करोड़ रुपीज आ जाएगा। डिफरेंस अगर देखा जाए जो अभी अनाउंस्ड हुआ और जो पिछली साल इनडायरेक्ट टैक्स पे था, पिछली साल इनडायरेक्ट टैक्स में ना तो आपको इंटरेस्ट देना था, ना पेनाल्टी देनी थी, पर टैक्स भी रिड्यूस देना था आपको। पर डायरेक्ट टैक्स में उन्होंने कहा है कि आपको डिस्प्यूटेड टैक्स देना पड़ेगा, उस पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरेस्ट और पेनाल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी। तो जब लिटिगेशन खत्म होता है तो हमारे रिसोर्सेस फ्री होते हैं, जो एक पॉजिटिव साइड, कंस्ट्रक्टिव साइड पे लग सकते हैं, चाहे वो टैक्स पेयर के हो, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट के हो। मेरे हिसाब से जो स्कीम अनाउंस्ड हुई है, वन टाइम एमनेस्टी, ये जरूर 50,000 करोड़ एस्टिमेटिंग, जैसे पिछली इनडायरेक्ट टैक्स में 10% का अचीवमेंट हुआ था, उतना ही मैं मानता हूं। अगर 50,000 करोड़ रुपए भी इस स्कीम से आते हैं, गवर्नमेंट ने अभी प्लान नहीं दिया कि वो कितना इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 50,000 करोड़ रुपीज भी एक रीजनेबल अमाउंट होगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम। हाँ, इसी में दो कड़ी और है जी। प्रधानमंत्री जी ने लास्ट ईयर 15 अगस्त में यही कहा था कि वेल्थ क्रिएटर जो है उनको सस्पिशियस नहीं, उनको रेस्पेक्ट की नज़र से देखना चाहिए। कल के इकोनॉमिक सर्वे में एग्जैक्टली यही बात थी और इस इकोनॉमिक सर्वे का थीम ही था कि वेल्थ क्रिएशन। उस इकोनॉमिक सर्वे में एक बात कही गई है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1955 में बना था, उससे किसी का फ़ायदा नहीं हुआ और उसमें एक फिगर दिया गया है कि लास्ट ईयर या 2019 में 75,000 रेड हुए इस एक्ट के तहत, कि उससे प्राइस कंट्रोल हुए हों ऐसा नहीं लगता है। कि डिस्प्यूट और पेनल्टी वाला जो सिस्टम है उसमें आप मान लेते हैं कि सामने वाला ने गलती की है। अगर ये सिस्टम है कि आप पे हम भरोसा कर रहे हैं और आप खुद कंप्लायंस कीजिए, तो ये सिस्टम बहुत बेहतर है और इस तरह के जो नॉइजेज आ रहे हैं ये इकोनॉमी में गुडविल जनरेट करेगा, जो बहुत पॉजिटिव है। वीरेंद्र सिंह साहब, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क ब्रीफ में, संक्षिप्त में इस बजट को लेकर के क्या है? आम जनता को क्या बताएंगे? बहुत सामान्य तौर पर ये बजट हिंदुस्तान के गांव के विकास के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, और मैं किसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांव में हिंदुस्तान बसता है, उसका विकास होगा, देश का विकास होगा। हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांव में 82% आबादी परिश्रम के पसीने पर किसानी करती है, खेती करती है, उसकी समृद्धि होगी तो देश की समृद्धि होगी।
क्योंकि किसान केवल उत्पादक ही नहीं है, उपभोक्ता भी है। वो केवल खरीदने वाली बहुत बड़ी आबादी भी किसानों की है, तो उत्पादन भी करता है, उपभोक्ता भी है। तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो खरीदारी भी बढ़ेगी। किसानों की जेब में जब पैसे होंगे तो शहर के दुकानों पर रौनक भी बढ़ेगी। तो आप मानते हैं कि ये बजट आपकी दृष्टि से जनता का बजट है, लोगों की विश्वास का बजट है। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये हमारी जीवन से जुड़ा हुआ है और इसमें हम चाहते हैं कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो बेहतरीन तरीके से बेहतर जानकारी लें। मैं जैन साहब से पूछता हूं कि इस बजट को देखते हुए आप ये मानते हैं कि ये बजट बूस्टिंग है, महज डायरेक्शनल ना होकर के बूस्टिंग है? देखिए, मैं देश के सारे दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूँगा, ये बजट विजनरी बजट है, जहां $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम टारगेट कर रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ हमने 6.5% प्लान किया है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कोशिश की है इस बजट को एक रोड मैप देने की कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेंगे, इसमें वेल्थ का क्रिएशन कैसे होगा, जॉब क्रिएशन कैसे होंगे, मेक इन इंडिया कैसे प्रमोट होगा, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन आम आदमी को कैसे फायदा होगा, और उस 1.3 बिलियन में जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको फायदा कैसे होने वाला है। उन्हें फोकस किया इकोनॉमी डेवलपमेंट के ऊपर, एस्पिरेशन इंडिया, केयरिंग फॉर द सोसाइटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर ओवरऑल सिनेरियो अगर बजट को देखें, पहली बार आपने देखा होगा 2.5 से 3 घंटे किसी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कंटिन्यूअस फ्लोर पे खड़े होके बजट स्पीच को कहा और इतनी फर्म के साथ कहा, उन्हें कई एग्जाम्पल भी दिए। मुझे लगता है बजट रोड मैपिंग, फ्यूचर विजनरी बजट है। अब हमें देखना है जितने भी इसमें अनाउंसमेंट हुए हैं उसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे, आई एम श्योर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनेंगे, हमारा देश बनेगा। ये मेरा देश, तेरा देश, हम सबका देश है। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत थोड़े से समय की सीमा हमारे साथ है, मैं बहुत ब्रीफ में आपकी बस एक ही चीज़ सर, मतलब दोनों आदमी ने सब कुछ बोल ही दिया कि कितना अच्छा चीज़ है। एक चीज़ जो हम सबको खुश करेगा वो डिपॉजिट इंश्योरेंस जो 1 लाख से 5 लाख हो गया है, वो हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। बैंकिंग सिस्टम मेरा बहुत अच्छा है, आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया है और लगातार, तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम पे कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन कुछ कोऑपरेटिव बैंक जो डूब रहे थे, उसके बाद लोगों को लगता था कि अरे किसी का अगर 1 लाख से ज़्यादा उसमें है तो बड़ा दुख होता था। बॉम्बे में भी हमने देखा, देश के कर्नाटक में भी देख रहे हैं। तो ये 1 लाख से 5 लाख करना, ये तो मतलब हमको बड़ा अच्छा लगा इसको सुन के। बतौर एक्सपर्ट भी आप इसको मानते हैं और बतौर इंडिविजुअल भी इसको मानते हाँ, हैं? ये सबके लिए बहुत अच्छा है। हमारी कमाई बैंक में रखी हुई है और वो सुरक्षित है 5 लाख तक, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और ये 25 साल से वो नहीं बढ़ा था, 1 लाख का जो कैप था वो नहीं बढ़ा था, उसको डायरेक्ट 5 लाख, उम्मीद थी कि 2 लाख कर दिया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट उसको 5 लाख कर दिया गया, तो ये बड़ी बात है। उस तरह की आमदनी करने वाले छोटे काम करके, नीचे तरह काम करके, गांव में कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग काम करके, किसान अपना फूड प्रोसेसिंग का छोटा प्लांट करके कमाता है जी। और 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख की आमदनी उन्हीं लोगों की होती है, किसी बड़े बड़े कारखानेदार की नहीं होती। वो छोटी आमदनी में संचय करना और बचत होना देश को एक बड़ी आमदनी का आधार तैयार करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का। आप हमारे स्टूडियो में आए, बजट जैसी इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, कॉन्सेप्ट पे आपने हमें बताया। हमारी इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे इस प्रोग्राम में अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है।